अध्याय 11 नैतिक मूल्य और दूर अंदेशी। सही काम सही वजह के लिए करना। अब हम पर बीती बातों के लिए किसी पर इल्ज़ाम लगाने की नहीं, बल्कि भविष्य के लिए काम करने का ढंग तय करने की जिम्मेदारी है। जॉन एफ कैनेडी। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो खुशियाँ कौन मनाता है? माँ बाप, रिश्तेदार और दोस्त। लेकिन रोता कौन है? वह बच्चा। लेकिन जब हम इस दुनिया से जाते हैं तब इसका उल्टा होना चाहिए। हमें खुशी और संतुष्टि होनी चाहिए कि हमने दुनिया को जैसा पाया था उससे बेहतर छोड़कर जा रहे हैं। दुनिया को रोने दें कि उसने एक ऐसी अच्छी आत्मा को खो दिया जिसके आने से दुनिया थोड़ी गरीब हो गई। हिंदू फिलॉसफी का मानना है कि जब अच्छे इंसान इस दुनिया से जाते हैं तो वे मरते नहीं, उनका नाम उनके अच्छे कामों की वजह से सदा अमर रहता है। याद कीजिए, आपने ऐसे किसी आदमी की प्रशंसा आखिरी बार कब सुनी थी? जब लोग इनकी प्रशंसा करते हैं तो आमतौर पर उस व्यक्ति द्वारा जीवन में किए गए छोटे से छोटे दयालुता भरे कामों की चर्चा कर रहे होते हैं। दयालुता भरे छोटे छोटे काम अनदेखे नहीं रहते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के गुजरने के बाद इन कामों का महत्व और गहराई से महसूस किया जाता है। तभी लोग महसूस करते हैं कि गुजरने वाले के छोटे छोटे काम याद करने वालों और दूसरों के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। आज तक कोई इंसान इसलिए सम्मानित नहीं हुआ कि उसने दुनिया से क्या लिया, लेकिन इसलिए जरूर हुआ कि उसने क्या दिया। काल्विन कूलिज। हम अपने जीवन मूल्यों को किस तरह परखते हैं? हम अपने नैतिक मूल्यों को कैसे परखते हैं? महात्मा गांधी के अनुसार 7 महापाप ये हैं: बिना मेहनत किए दौलत कमाना, सद्विवेक रहित आनंद, चरित्रहीन ज्ञान, नैतिकता रहित व्यापार। मानवता रहित विज्ञान, त्याग रहित धर्म, सिद्धांत रहित राजनीति। हमारे जीवन मूल्य कैसे बदलते हैं? लगातार संपर्क में आने से जो असहनीय है वह भी स्वीकार करने लायक हो जाता है और फिर हम उसमें उलझ जाते हैं। जब हम इन असहनीय चीज़ों को स्वीकार करने लगते हैं तो इन्हें उचित बताने लगते हैं। समय बदल रहा है। हमें यह याद रखना चाहिए कि नैतिक मूल्य अच्छी आदतें और सद्गुण पैदाइशी नहीं होते हैं, वे सीखे जाते हैं। अगर हम आने वाली पीढ़ियों पर सकारात्मक असर डालना चाहते हैं तो हमें अपनी प्राथमिकताएं सही ढंग से निर्धारित करनी चाहिए। हम जीविका के लिए क्या करते हैं और हम जीविका के साथ क्या करते हैं में अंतर। पैसा हर काम की कीमत नहीं होता। माँ बाप बच्चों की परवरिश इस उम्मीद से नहीं करते कि बदले में उन्हें पैसा मिलेगा। बहुत से लोगों के पास काफ़ी पैसा है मगर वे फिर भी गरीब हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे पास पैसे भी हों और हम अमीर भी हों। हम लोगों की ज़िंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि कई लोग पैसा बिना कमाए ही हासिल करना चाहते हैं। दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सुंदर चीज़ों को ना तो देखा और ना ही छुआ जा सकता है, उन्हें दिल से महसूस किया जाना चाहिए। हेलन कीलर। मेहनत इंसान को पैसे की कीमत सिखाती है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों को यह बात सिखाएं। मुझे युवा पीढ़ी के बारे में सोचकर बहुत दुख होता है कि वह मूल्यों को सीखे बिना दौलत विरासत में पा लेते हैं। सही शिक्षा और निर्देशन न मिलने की वजह से वे हर चीज़ को पैसे से तोलते हैं। उनका मानना है कि हर चीज़ बिकाऊ है और हर चीज़ की कीमत है। वास्तव में यह सच नहीं है। चरित्र अमूल्य है। एक अंग्रेजी फिल्म इंसिडेंट प्रपोजल में यह साफ रूप में दिखाई गई है। उसमें दिखाया गया है कि एक बार व्यभिचार करने की कीमत $10 लाख भी हो सकती है। लोग रातों रात सफल होना चाहते हैं, चाहे उन्हें अपनी आत्मा को ही क्यों न बेचना पड़े, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती।
ऐसा इसलिए है कि सच्चे जीवन मूल्य अमूल्य होते हैं। जैसे ही मूल्यों की कोई कीमत लग जाती है तो वे अपनी कीमत खो बैठते हैं। कोई भी फायदा उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। पैसे का होना और उससे खरीदी गई चीज़ों का होना ठीक है, मगर पैसे कमाने के दौरान हम उन चीज़ों को नहीं खोना चाहते जो अनमोल हैं, जिसे पैसा नहीं खरीद सकता। पैसा हमेशा अक्ल की बात नहीं बोलता। हम अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि हर आदमी की एक कीमत होती है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं वे वास्तव में खुद बिकाऊ होते हैं। अच्छे चरित्र, निष्ठा और सही जीवन मूल्यों वाले लोग बिकाऊ नहीं होते। पैसा खरीद सकता है हंसी मगर खुशी नहीं, बिस्तर मगर नींद नहीं, किताबें मगर ज्ञान नहीं, घड़ी मगर समय नहीं, साथी मगर दोस्त नहीं, चमक दमक मगर खूबसूरती नहीं, खाना मगर भूख नहीं, मकान मगर घर नहीं, दवा मगर सेहत नहीं, अंगूठी मगर जीवन साथी नहीं। जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। नंबर 1, हम जो चाहते हैं वह ना मिलना। दुख झेलने वालों के लिए एक नसीहत। मैंने ईश्वर से शक्ति मांगी थी ताकि मैं कुछ हासिल कर सकूं। उसने मुझे कमज़ोर बनाया ताकि मैं दूसरों की सेवा अदब से करूं। मैंने सेहत मांगी थी ताकि मैं बड़े काम कर सकूं। मुझे दुर्बलता मिली ताकि मैं अच्छे काम कर सकूं। मैंने धन दौलत मांगी थी ताकि मैं खुश रह सकूं। मुझे गरीबी मिली ताकि मैं बुद्धिमान बन सकूं। मैंने रुतबा मांगा था ताकि लोग मुझे सराहें। मुझे असहाय बनाया ताकि मैं ईश्वर की ज़रूरत महसूस करूं। मैंने सब चीज़ें मांगी थी ताकि मेरा जीवन खुशहाल हो। मुझे सिर्फ जीवन मिला ताकि मैं हर चीज़ से खुशी पा सकूं। मैंने जो भी मांगा नहीं मिला, मगर वह सब कुछ मिला जिसकी आशा की थी। मेरे ऐसा करने के बावजूद मेरी अनकही प्रार्थनाएं सुनी गईं। मुझ पर सब इंसानों से ज़्यादा कृपा हुई। अज्ञात। नंबर 2, जो चाहा वह मिला। जब हमारे जीवन मूल्य स्पष्ट ना हो तब हमारी इच्छाओं का पूरा होना ज़्यादा दुखदायी हो सकता है। राज मिदास की कहानी यही बताती है। मिदास का स्पर्श। हम सभी लालची राजा मिदास की कहानी जानते हैं। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन सोना जितना बढ़ता वह और अधिक सोना चाहता। उसने सोने को खजाने में जमा कर लिया था और रोज उसे गिना करता था। एक दिन जब वह सोना गिन रहा था तो एक अजनबी कहीं से आया और बोला, तुम मुझसे ऐसा कोई भी वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी दे। राजा खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज़ को छूऊं वो सोना बन जाए। अजनबी जी ने राजा से पूछा, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। तो अजनबी बोला, कल सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हें किसी चीज को छूकर सोना बना देने की ताकत मिल जाएगी। राजा ने सोचा कि वह सपना देख रहा होगा, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन अगले दिन जब राजा नींद से उठा तो उसने अपना पलंग छुआ और वह सोना बन गया। वह वरदान सच था। राजा ने जिस चीज को भी छुआ वह सोना बन गई। उसने खिड़की के बाहर देखा और अपनी नन्ही बच्ची को खेलते पाया। उसने अपनी बिटिया को यह अजूबा दिखाना चाहा और सोचा कि वह खुश होगी, लेकिन बगीचे में जाने से पहले उसने एक किताब पढ़ने की सोची। उसने जैसे ही उसे छुआ वह सोने की बन गई। वह किताब को पढ़ ना सका। फिर वह नाश्ता करने बैठा। जैसे ही उसने फलों और पानी के गिलास को छुआ वे भी सोने के बन गए। उसकी भूख बढ़ने लगी और वह खुद से बोला, मैं सोने को खा और पी नहीं सकता। ठीक उसी समय उसकी बेटी दौड़ती हुई वहां आई और उसने उसे बाहों में भर लिया। वह सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा के चेहरे से खुशी गायब हो गई। राजा सिर पकड़कर रोने लगा। वह वरदान देने वाली अजनबी फिर आया और उसने राजा से पूछा कि क्या वह हर चीज को सोना बना देने की अपनी ताकत से खुश है। राजा ने बताया कि वह दुनिया का सबसे दुखी इंसान है। राजा ने उसे अपनी सारी बात बताई। अजनबी ने पूछा, अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और प्यारी बिटिया या सोने के ढेर और बिटिया की सोने की मूर्ति?
राजा ने कहा, गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा। मेहरबानी करके मुझे मेरी बेटी लौटा दो, क्योंकि उसके बिना मेरी हर चीज़ मूल्यहीन हो गई है। अजनबी ने राजा से कहा, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो, और उसने अपने वरदान को वापस ले लिया। राजा को अपनी बेटी फिर से मिल गई और उसे एक ऐसी सीख मिली जिसे वह जिंदगी भर नहीं भुला सका। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? नंबर 1, घटिया या विकृत जीवन मूल्यों से दुख ही मिलता है। नंबर 2, कई बार इच्छा का पूरा होना ना पूरा होने से बड़ा दुख बन जाता है। नंबर 3, फुटबॉल में खेल में तो खिलाड़ी बदले जा सकते हैं, पर जिंदगी के खेल में ना तो खिलाड़ी बदले जा सकते हैं और ना ही खेल दोबारा खेला जा सकता है। शायद हमें अपने दुखों से मुक्ति पाने का मौका दोबारा ना मिल सके। आप कैसे याद किया जाना पसंद करेंगे? करीब 100 साल पहले एक आदमी ने सुबह के अखबार में जब अपना नाम उठावनी वाले कॉलम में देखा तो वह हैरान रह गया। अखबार वालों ने गलतफहमी की वजह से उसका नाम छाप दिया था। उसे पढ़कर वह पहले तो हक्का बक्का रह गया, क्या मैं जिंदा हूँ या नहीं। थोड़ा संभलने पर उसके मन में विचार आया कि देखूं लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा है। उसके बारे में लिखा गया था, डायनामाइट का बादशाह मर गया और वह मौत का सौदागर था। इस व्यक्तित्व ने डायनामाइट की खोज की थी। अखबार में अपने लिए इस्तेमाल किए गए मौत का सौदागर विशेषण को पढ़कर उसने खुद से सवाल किया, क्या मुझे इसी तरह याद किया जाएगा? उसने फैसला लिया कि वह हरगिज नहीं चाहेगा कि लोग उसे इस तरह याद करें। उस दिन से उसने शांति के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल और आज उसे नोबेल पुरस्कार के लिए याद किया जाता है। जिस प्रकार अल्फ्रेड नोबेल ने अपने जीवन मूल्यों को दोबारा व्याख्यायित किया, वैसे हमें भी अपनी बीती जिंदगी को देख समझकर अपने जीवन मूल्यों की नई व्याख्या करनी चाहिए। दुनिया के लिए आपकी विरासत क्या होगी? आप किस तरह याद किया जाना चाहेंगे? क्या आपके बारे में लोग अच्छी बातें कहेंगे? क्या आपको प्यार और इज्जत के साथ याद किया जाएगा? क्या कोई आपके ना होने की कमी महसूस करेगा? छोटी छोटी बातें बड़ा फर्क डालती हैं। एक आदमी सुबह को समुद्र के किनारे टहल रहा था। उसने देखा कि लहरों के साथ सैकड़ों स्टार मछलियां तट पर आ जाती हैं। जब लहरें पीछे जाती हैं तो मछलियां किनारे पर ही रह जाती हैं और धूप से मर जाती हैं। लहरें उसी समय लौटी थीं और स्टार मछलियां अभी जीवित थीं। वह आदमी कुछ कदम आगे बढ़ा। उसने एक मछली उठाई और पानी में फेंक दी। वह ऐसा बार बार करता रहा। उस आदमी के ठीक पीछे एक और आदमी था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या कर रहा है। वह उसके पास आया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ तो सैकड़ों स्टार मछलियां हैं, तुम कितनों को बचा सकोगे? तुम्हारे ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 कदम आगे बढ़कर उसने एक और मछली को उठाकर पानी में फेंक दिया और बोला, इससे इस एक मछली को तो फर्क पड़ता है। हम कौन सा फर्क डाल रहे हैं, बड़ा या छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा फर्क लाएं तो बहुत फर्क पड़ेगा। क्या आपका जीवन बचाने लायक है? एक लड़का नदी में डूब रहा था। वह मदद के लिए चिल्लाया। एक आदमी जो उधर से गुजर रहा था नदी में कूद पड़ा और उसने लड़के को बचा लिया। जब वह आदमी जाने लगा तो बच्चे ने कहा, धन्यवाद। उस आदमी ने पूछा, किस लिए? लड़के ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी बचाने के लिए। उस आदमी ने लड़के की आंखों में देखा और कहा, बेटा, जब तुम बड़े हो जाओ तो इस बात को साबित करना कि तुम्हारी जिंदगी बचाने लायक थी। यह सोचने का समय है, यह सचेत होने का समय है। आत्मसंतुष्टि के बिना सफलता व्यर्थ है। यदि जीवन का कोई अर्थ और उद्देश्य ना हो तो आप कितना भी सम्मान, पैसा और शिक्षा हासिल कर लें, आपको जिंदगी में खालीपन और उदासी ही महसूस होगी। सेहत, पैसा, परिवार, समाज और जीवन मूल्यों के बारे में अपनी व्यक्तिगत सफलता की फिलॉसफी बनाने से ही सफलता की शुरुआत होती है। अगर हमारी जिंदगी में सफलता की साफ फिलॉसफी ना हो तो ख्याली पुलाव ही हमारे मार्गदर्शक बन जाएंगे। अगर हमारे पास सफलता की कोई फिलॉसफी नहीं है तो हमने अनजाने में असफलता की फिलॉसफी को अपना लिया है। वचनबद्धता।
हमारे जीवन मूल्यों का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा है वचनबद्धता। जब हमारे जीवन मूल्य साफ होते हैं तो फैसला लेना और वचन निभाना आसान होता है। उदाहरण के तौर पर, आप दुश्मनों को अपने देश के राज बेचकर अपने देश के प्रति वचनबद्धता नहीं निभा सकते। अपने दोस्त के राज दूसरों को बताकर दोस्ती बरकरार नहीं रख सकते। भरसक कम काम करके आप अपनी नौकरी या काम के प्रति वचनबद्धता नहीं दिखा सकते। वचनबद्धता पूरा ना करने का नतीजा बेईमान व्यवहार होता है। कोई रिश्ता, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक, अगर ऐसी बातों के बावजूद कायम रहे तो मुझे हैरानी होगी। मैं कोशिश करूँगा मगर मैं वचनबद्धता नहीं दे सकता। मैं इसे कर लूँगा मगर मेरे भरोसे मत रहना। अगर हो सका तो मैं आऊँगा मगर कम ही आशा रखना। जब तक तुम कामयाब हो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जब तक तुम्हारी सेहत अच्छी है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जब तक मुझे कुछ और अच्छा नहीं मिल जाता मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर ये रिश्ते एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते तो मुझे समझ में नहीं आता कि दुनिया का काम कैसे चलेगा। माँ बाप बच्चे, पति पत्नी, गुरु शिष्य, विक्रेता ग्राहक, मालिक कर्मचारी, दोस्त दोस्त, इन रिश्तों के बुनियादी उसूलों पर भरोसा न कर पाने का एहसास किसी इंसान को पागल बना सकता है। हमारे सबसे मजबूत रिश्ते वचन के अदृश्य धागे से बंधे होते हैं। इन दिनों वादों को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती है, लेकिन वचनबद्धता के बिना सभी रिश्ते खटाई में पड़ जाते हैं। वचनबद्धता की कमी रिश्तों में दरार डाल देती है और असुरक्षा बढ़ाती है। वचनबद्धता न होने पर लोग समझ नहीं पाते कि उनके आपसी रिश्तों में कितनी गहराई है। वचनबद्धता में ये बातें शामिल हैं: भरोसा, विश्वसनीयता, निश्चितता, निरंतरता, परवाह करना, दूसरों की भावनाओं का एहसास, कर्तव्य का भाव, ईमानदारी, चरित्र, निष्ठा, वफादारी। अगर इनमें से एक भी चीज़ की कमी हो तो वचनबद्धता में कमजोरी आ जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी को वचन देता है तो वह वास्तव में कहता है, तुम मुझ पर हर हाल में भरोसा कर सकते हो और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। बिना किसी शर्त के दिया गया वचन कहलाता है, अनिश्चित भविष्य में मैं ही निश्चित हूँ। भविष्य को कौन सी चीज़ें अनिश्चित बना सकती हैं? आपकी ज़िंदगी और हालात में बदलाव, बाहरी हालात में बदलाव। अनिश्चितता के बावजूद वचनबद्धता कहती है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। वचन देने वाला इंसान बहुत कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता है। किस लिए? जवाब साफ है, इसके इनाम बहुत कीमती हो सकते हैं। वचनबद्धता कहती है, मैं त्याग करने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं भरोसेमंद व्यक्ति हूँ, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तकलीफ़ों के बावजूद मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अच्छे या बुरे समय में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वचनबद्धता उस एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होती जिसे पूरा करना ही पड़ता है। इसकी बुनियादी कागज के टुकड़े पर किया गया दस्तखत नहीं है, बल्कि चरित्र, निष्ठा और दूसरे के मने भावों का एहसास है। वचन देने का मतलब यह नहीं है कि कोई और रास्ता ना बचने पर ही इसे निभाया जाए। इसका मतलब है बहुत से रास्ते होने पर भी अपने वचन पर डटे रहना। ऊपर लिखे गुणों के बिना कोई भी इंसान दूसरों के साथ देर तक वचन नहीं निभा सकता। वचनबद्धता कायम रखने के फायदे क्या हैं? यह लाती है निश्चितता, सुरक्षा, व्यक्तिगत विकास, व्यक्ति और समुदाय के बीच अटूट रिश्ता, टिकाऊ व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्ते। चोर उचक्कों और गुंडे मवालियों को भी ईमानदारी से साथ वचन निभाने वालों की तलाश रहती है। वचनबद्धता उलझाव भरे विशाल जंगल में एक व्यवस्थित भूखंड की तरह है। यह असुरक्षित संसार में सुरक्षा कवच की तरह है। वचन पूरा करने के लिए की गई मेहनत वाजिब भी है और मूल्यवान भी। वचनबद्धता का मतलब है दूसरे की ज़रूरतों के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करना। याद रखें और गांठ बांध लें कि ज़रूरतें इच्छाओं से ज़्यादा गहरी या मजबूत होती हैं।
वचनबद्धता रिश्तों को जोड़ने वाली गोंद की तरह है। वचन निभाने का मतलब है अपने सुखों को त्याग कर दुख को इच्छापूर्वक स्वीकार करना। मिसाल के तौर पर दोस्ती में वचन निभाने का मतलब है विश्वसनीयता कायम रखना। ग्राहकों के प्रति वचन निभाने का मतलब है अच्छी सेवा देना। वैवाहिक जीवन के प्रति वचनबद्धता का मतलब है वफादार होना। शिष्टता के प्रति वचनबद्धता का मतलब है अशिष्टता से दूर रहना। देशभक्ति के प्रति वचनबद्धता का मतलब है त्याग करना। नौकरी के प्रति वचनबद्धता का मतलब है निष्ठावान होना। समुदाय के प्रति वचनबद्धता का मतलब है जिम्मेदार होना। वचनबद्धता परिपक्वता की पहचान है। वचनबद्धता का मतलब है दूसरा रास्ता मिलने या कठिनाइयां सामने आने पर अपने फर्ज से मुंह ना मोड़ना। सिर्फ मजबूत इरादों के लोग ही एक मजबूत समाज का निर्माण करते हैं। रिश्ते वचनबद्धता पर आधारित होते हैं, सिर्फ निकटता और घनिष्ठता पर नहीं। कोई व्यक्ति करीबी और घनिष्ठ हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह वचन भी निभाए। पिछले कुछ दशकों में समाज में जीवन मूल्य तेजी के साथ बढ़ते हैं। अब तो बिना वचनबद्धता के संबंध बनाना भी अच्छा समझा जाने लगा है। बहुत से लोग वचनबद्धता का मतलब बंधन मान लेते हैं। वे लोग वचनबद्ध नहीं होना चाहते क्योंकि वे खुद को इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं मानते हैं। फिर भी सालों तक वे दूसरों की हर चीज़ इस्तेमाल करते रहते हैं। बहाना यह होता है कि वचनबद्ध होने से पहले हम एक दूसरे को परख रहे हैं। वे सालों साल परखते रहते हैं। वे ऐसी क्या चीज़ परख रहे हैं जिसे उन्होंने पिछले कुछ दिनों या कुछ महीनों या कुछ सालों में नहीं परखा है। मेरे विचार में ऐसे लोग स्वार्थी जोंक की तरह हैं। ये लोग चीज़ें जब तक ठीक चल रही हों तब तक अधिक से अधिक फ़ायदा उठा लेना चाहते हैं और केवल लेना जानते हैं और समाज के लिए एक बोझ हैं। रिश्ते प्यार और भावनाओं के आवेग से नहीं चलते, बल्कि वचनबद्धता और दूसरों के मनोभावों को समझने से चलते हैं। वचनबद्धता का मतलब है कि दूसरों की ज़रूरत को ज़्यादा महत्व देना। कई बार नेक इरादे वाले अच्छे लोगों के सामने एक दूसरे से टकराने वाली वचनबद्धताएं आ खड़ी होती हैं। उदाहरण के तौर पर एक सिपाही आखिरी सांसें ले रही अपनी पत्नी की देखभाल के प्रति वचनबद्ध है। तभी उसे इमरजेंसी से निपटने के लिए बुलावा आ जाता है। शहर में कहीं 10 लोगों का जीवन खतरे में है। उसे क्या करना चाहिए? एक सर्जन की बेटी को स्नातक की उपाधि मिलने वाली है। उसने अपनी बेटी से जीवन में एक बार आने वाले इस अवसर पर मनाए जाने वाले समारोह में मौजूद रहने का वादा किया था। समारोह के 20 मिनट पहले उसे एक इमरजेंसी सूचना मिलती है कि एक्सीडेंट की वजह से घायल हुए एक आदमी का जीवन बचाने के लिए उसे ऑपरेशन करना है और कोई सर्जन इस समय शहर में मौजूद नहीं है। उसके पास क्या रास्ता है? किसी एक का चुनाव करने का मतलब यह नहीं है कि हमारी दूसरे के प्रति वचनबद्धता नहीं है। हम दोनों जिम्मेदारियों में से एक को चुनते समय जिम्मेदारी से और कर्तव्य का ध्यान रखना पड़ता है। प्राथमिकताओं को नैतिक मूल्यों के आधार पर तय करने से हमें बिना किसी अपराध बोध के एक के बजाय दूसरी वचनबद्धता को चुनने में मदद मिलती है। काफ़ी हद तक मुमकिन है कि सर्जन अपनी बेटी के स्नातक उपाधि समारोह में ही रुकना चाहता हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं या फिर वह क्या चाहता है। वचनबद्धता में 11 बातें शामिल हैं जिनके बारे में हम पहले बता चुके हैं, भले ही हम उन्हें पसंद करें या ना करें। वचनबद्धता को निभाना चरित्र की दृढ़ता को दिखाता है। इसमें अपनी इच्छाओं के बदले दूसरों की ज़रूरतों को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन उनकी सनक और ऊटपटांग इच्छाओं को नहीं। ज़रूरतें आवश्यक हैं, बल्कि इच्छाएं अनंत हैं। कश्मकश के समय ज़रूरतों का फैसला उनकी प्रमुखता, जिम्मेदारी और कर्तव्य की बुनियाद पर किया जाना चाहिए।
विवाह जैसे रिश्ते में दो लोग एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध होते हैं। मान लीजिए अगर शादी के 1 साल बाद ही पति और पत्नी में किसी एक को कैंसर हो जाए तो क्या दूसरे को ऐसा महसूस करना चाहिए कि उसके साथ छल हुआ है, उसका कुछ छीन लिया गया है? क्या उसे नाराज़गी महसूस करनी चाहिए? ऐसे में दूसरे को अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का दोषी मानना चाहिए? यह वचनबद्धता नहीं है, यह सिर्फ स्वार्थ है। वचनबद्धता पूरा ना होने पर उस धोखे को कबूल करना वचन का सबसे ज़्यादा दुखदायी पहलू है। वचन अगर किसी गलती या भूल के कारण पूरा ना हुआ हो तो उसे आगे कायम रखा जा सकता है। गलती से की गई भूल को उदारता दिखाते हुए माफ़ किया जा सकता है, पर यदि इसे जानबूझकर पूरा नहीं किया गया है तो इस पर गौर किया जाना चाहिए। इसका जवाब यही है कि अगर तुम मुझे एक बार धोखा देते हो तो तुम पर लानत है, अगर तुम मुझे दूसरी बार धोखा देते हो तो मुझ पर लानत है। उदारता ना दिखाई जाए तो वचन शायद ही पूरे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा झूठ बोलकर धोखा देकर अपने माँ बाप का विश्वास खो सकता है, लेकिन माँ बाप बच्चे के प्रति अपनी वचनबद्धता को निभाना चाहते हो तो उन्हें बच्चे को माफ़ कर देना चाहिए। उन्हें बच्चे को सही दिशा देनी चाहिए और उसे झूठ बोलने के नतीजों को बताना चाहिए। अगर कोई केवल इस वजह से धोखा देता है कि उसे माफ़ी मिल जाने का यकीन होता है तो यह नीचता भरा व्यवहार है। क्या क्षमाशीलता को किसी बिना लिमिट वाले अकाउंट का कोरा चेक मानना चाहिए? शायद नहीं। हमारी सबसे बड़ी वचनबद्धता क्या है? अगर हम अनजाने में ऐसे गलत या अनैतिक वचन दे बैठें तो हमारे मूल्यों और आत्मा की आवाज़ के खिलाफ हो, तो ऐसे हाल में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे हाल में हमारी सबसे बड़ी वचनबद्धता इस बात पर दोबारा गौर करने की होगी कि उस वचन को निभाएं या तोड़ें। मूल्यों के प्रति वचनबद्धता। वफादारी खरीदी नहीं जा सकती, इसे कमाया जाता है। और हम किसके प्रति वफादार होते हैं? व्यक्तियों के प्रति या संगठनों के प्रति? तो जवाब है कि इनमें से किसी के प्रति नहीं। हमारी वफादारी मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति होती है। जहाँ मूल्यों में टकराव हो वहाँ लोग ना तो एक साथ एक ही घर में रह सकते हैं, ना ही एक संगठन में काम कर सकते हैं। जब कोई इंसान किसी व्यक्ति या संगठन से वफादारी या वचन निभाने का वादा करता है तो वह वास्तव में क्या कहता है? वह कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि जिस चीज़ में तुम यकीन रखते हो उसी में मैं भी रखता हूँ। अगर मेरी वचनबद्धता किसी ऐसे नेता, जीवन साथी, मालिक या कर्मचारी के प्रति है जो नशीली दवाओं का व्यापारी या दुश्मन देश का जासूस बन जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या उसका साथ देना इसलिए जारी रखूं क्योंकि मैंने पहले वचन दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं। मैंने अनैतिक और गैरकानूनी व्यवहार को समर्थन देने का वचन नहीं दिया था। वचन न निभाने का नतीजा होता है परिवार का टूटना, अधूरी जिंदगी, लावारिस बच्चे, व्यापार में नुकसान, कमज़ोर रिश्ते, अकेलापन, भारी तनाव, मायूसी, शर्मिंदगी। वचन दें और उन पर कायम रहें। नैतिकता। गलत फैसले और बुरी जिंदगी के लिए खराब हालात को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। नैतिक मूल्य और सिद्धांत सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं बने हैं, बल्कि वे बुरे दिनों से भी बचाते हैं। वे किसी देश के कानून की तरह हैं जिनकी ज़रूरत जब नागरिक अच्छे हों तब तो पहले पड़ती ही है, मगर उससे भी ज़्यादा उनकी ज़रूरत बुरे लोगों से बचाव करने के लिए पड़ती है। हर चुनाव सिद्धांत आधारित चुनाव नहीं होता। मिसाल के तौर पर कैसे कपड़े खरीदें या कैसा टीवी खरीदें, यह व्यक्तिगत चुनाव है जो इस पर निर्भर करता है कि हमारे लिए क्या ठीक है। इन कामों में नैतिकता या अनैतिकता का सवाल नहीं उठता। व्यक्तिगत चुनाव मन की पसंद पर आधारित होता है, ना कि ठोस यथार्थ पर। हालांकि ऐसे मामलों में नैतिकता का मसला नहीं जुड़ा होता, फिर भी
जिम्मेदारी की भावना बनी रहनी चाहिए। नैतिक चुनाव में सही और गलत के बीच ठोस सच्चाई के आधार पर चुनाव किया जाता है। यही वजह है कि जब हम एक अनैतिक कदम उठाते हैं तो हमारी आत्मा हमें धिक्कारती है, जबकि एक गलत व्यक्तित्व चुनाव करने पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि नैतिक चुनाव में सही चीज़ का बिल्कुल स्पष्ट चुनाव किया जाता है। जैसे कि गणित के इम्तिहान में कोई भी बैठ सकता है, उसके जवाब भी अलग अलग हो सकते हैं, मगर जवाब का सही होना उसके चुनाव पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह तो उत्तर के वास्तविक रूप से सही होने पर निर्भर करता है। किसी आदमी के शालीन होने का यह मतलब नहीं होता कि वह अच्छा और नैतिक व्यक्ति है। किसी आदमी में सामाजिक शालीनता होने के बावजूद वह झूठा और मक्कार हो सकता है। वह इंसान शालीन होते हुए भी अनैतिक माना जाएगा। शालीनता उसे सामाजिक स्वीकृति दिला सकती है, पर सिर्फ शालीनता का मतलब अच्छाई नहीं होता। दुख की बात है कि आजकल हमारे ज़्यादातर फैसले इन बातों पर आधारित होते हैं। नंबर 1, सुविधा, आराम और सुख की हमारी इच्छा। नंबर 2, हमारी भावनाएं। कोई काम करने का पैमाना जिम्मेदारी की भावना नहीं, बल्कि यह होता है कि हमें क्या करना अच्छा लगता है। नंबर 3, सामाजिक चलन और प्रचार। और लोग यह काम कर रहे हैं इसलिए मुझे भी यह करना चाहिए। यह एक आम धारणा है कि नैतिकता और नैतिकता पर आधारित चुनाव उलझा देते हैं, मगर अहम सवाल यह है कि किसको उलझा देते हैं। सिर्फ उन्हीं को जिनके जीवन मूल्य साफ नहीं है। हालत के मुताबिक बदलती नैतिकता। जो लोग महसूस करते हैं कि नैतिक मूल्य हर हाल में एक से नहीं हो सकते, बल्कि हालात के अनुसार बदलते रहते हैं, वे लोग तरह तरह की सफाई पेश करके अपने बदलते सिद्धांतों को सही ठहराते हैं और अलग अलग हालात और अलग अलग व्यक्तियों के साथ अपने सिद्धांतों को बदलते रहते हैं। इसी को कहते हैं हालात के सांचे में ढली नैतिकता। यह आस्था पर नहीं बल्कि सुविधा पर टिकी नैतिकता है। पैमाने। किसी भी नैतिक दिशा सूचक के सहारे तभी आगे बढ़ा जा सकता है जब उसमें अंदरूनी संगति और स्थिरता हो, तथा किसी भी प्रकृति या रीति के प्रचलित होने की स्थिति में वह एक ही दिशा में संकेत करे। टेड कपिल। हम स्टैंडर्ड्स क्यों बनाते हैं? वे एक पैमाना होते हैं। यूरोप और एशिया में 1 मीटर एक जैसा ही होता है। 1 किलो आटा कहीं भी जाइए 1 किलो ही होता है। जो लोग नैतिक पैमानों पर यकीन नहीं रखते, वे नैतिकता की परिभाषा यह कहकर बदलते रहते हैं कि कुछ भी गलत या सही नहीं होता। हमारी सोच ही उसे ऐसा बनाती है। वे व्यवहार के बजाय व्याख्या को जिम्मेदार मानते हैं। वे महसूस करते हैं मेरा व्यवहार तो ठीक है, आपकी व्याख्या ही गलत है। मिसाल के तौर पर हिटलर सोच सकता था कि वह सही था, मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या वह सही था? भूखे को खाने के लिए ऐसे देना उचित हो सकता है, लेकिन नशीली दवाएं खरीदने के लिए पैसे देना गलत है। सामान्य हालात पैमानों को तय करते हैं, जिनमें सिर्फ खास हालात तब्दीली ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर हत्या करना गलत है। यह एक आम धारणा है, माना हुआ सत्य है और एक नैतिक पैमाना है। आत्मरक्षा के लिए की गई हत्या को इस नैतिक पैमाने का अपवाद माना जाता है, लेकिन किसी को हत्या करने की छूट इसलिए नहीं मिल सकती कि आज मौसम अच्छा है या आज उसका दिल कर रहा है। हमारी नैतिकता के स्तर का पता इस बात से चलता है कि हम कैसे सलाहकार और कैसे सप्लायर चुनते हैं, कैसे खरीदारों से नाता रखते हैं और अपने फुर्सत का वक्त कैसे बिताते हैं। अलग अलग संस्कृतियों में लोगों की अलग अलग राय और मत हो सकते हैं, मगर निष्पक्षता, न्याय, निष्ठा और वचनबद्धता जैसे मूल सर्वव्यापी होते हैं।
और शाश्वत है। उनका संबंध किसी खास संस्कृति से नहीं होता। ऐसा कभी नहीं हुआ कि समाज में कायरता के मुकाबले में वीरता को सम्मानित ना किया गया हो। न्याय और नैतिकता में ये गुण शामिल हैं: एक दूसरे के मनोभावों को समझना, निष्पक्षता, घायलों, बीमारों और बूढ़ों के लिए हमदर्दी, समाज के व्यापक हितों का ध्यान। ज़्यादा लोगों की एक बात पर सहमत होने का मतलब यह नहीं है कि वह बात सही है। मिसाल के तौर पर, यदि देश के नागरिक उस देश के सभी नीली आंखों वाले लोगों से वोट देने का हक छीनने के लिए मतदान करें, तो उसे सही नहीं माना जाएगा। समाज के व्यापक हितों का ध्यान गुरुत्वाकर्षण के नियमों की तरह ही नैतिकता के बुनियादी मूल्य सर्वव्यापी हैं। जिस तरह अनुशासन के बिना आज़ादी बर्बादी लाती है, उसी तरह मूल्यों और सिद्धांतों के बिना समाज नष्ट हो जाता है। अगर सचमुच सिद्धांतों का सही या गलत होना हर एक की राय पर ही निर्भर है, तो फिर किसी अपराधी को जेल में नहीं भेजा जाना चाहिए। एक समाज अच्छा या बुरा करके नागरिकों के नैतिक मूल्यों के आधार पर बनता है। इन्हीं नैतिक मूल्यों से समाज को शक्ति मिलती है। कुछ लोग सापेक्षता के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, लेकिन वे अपनी विडंबनाओं में ही फंस कर रह जाते हैं। वे कहते हैं सब कुछ सापेक्ष है। यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन अपने आप में विरोधाभासी भी है। गलत और सही, ईमानदारी और बेईमानी में फ़र्क करने के लिए पहले हमें इनके वजूद की मौजूदगी को मानना होगा। जैसे किसी चीज़ का लेबल बदलने से चीज़ नहीं बदल जाती, ठीक वैसे ही नाम बदलने से उसका मतलब नहीं बदल जाता। गिरे हुए नैतिक मूल्यों को नए नए नाम देकर अधिक स्वीकार योग्य बनाने की कोशिश की जा रही है, और मीडिया अनैतिकता को ग्लैमराइज कर रहा है। झूठ बोलने वालों को बहिर्मुखी और कल्पनाशील बताया जा रहा है। किसी व्यक्ति को नैतिक शिक्षा दिए बिना वैचारिक शिक्षा देना समाज के लिए संकट को न्योता देना है। 1993 में जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट माइकल सोवर्न ने इस्तीफा दिया था, तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या कोई काम उनसे अधूरा छूट गया है। सोवर्न ने जवाब दिया, हाँ, बस एक ही काम बाकी रह गया था। उन्होंने नैतिक शिक्षा की कमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक आम स्टूडेंट को इस बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। ज़्यादातर शिक्षक इन विषयों को छूने से कतराते हैं। नैतिक शिक्षा देना माँ बाप के जिम्मे छोड़ दिया जाता है। नतीजा यह है कि इस देश में नई पीढ़ी को नैतिकता और सिद्धांतों की शिक्षा पहले से भी कम मिल रही है, जबकि उसे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिद्धांत और नैतिक मूल्य कोई धर्म नहीं है, ये एक शांतिप्रिय समाज के लिए जरूरी सूझबूझ भरे व्यवहार के सिद्धांत हैं। नैतिकता और कानून। किसी व्यक्ति को यह सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए कि उसने अच्छा काम किया, लेकिन औरों ने बुरा काम किया। अगर किसी ने अकेले ही सही काम किया हो तो उसने उचित किया, और यदि गलत काम किया हो तो पूरी मानव जात की स्वीकृति भी उसके काम को उचित सिद्ध नहीं कर सकती। ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि नैतिकता और कानून एक ही चीज़ नहीं है। जो बात नैतिक हो सकती है वह कानून के दायरे में हो भी सकती है और नहीं भी। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। मिसाल के तौर पर, एक जीवन बीमा सेल्समैन ज़्यादा कमीशन वाले अपने ग्राहक को सबसे उपयोगी पॉलिसी बेचने के बजाय अनुपयुक्त पॉलिसी बेचता है। उसका काम कानूनी तो है, मगर अनैतिक और सिद्धांत के खिलाफ है। एक नौजवान अधिकारी कार की पिछली सीट पर खून से लथपथ पड़े अपने जख्मी बच्चे को बचाने के लिए स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी चला रहा है। ऐसी स्थिति में शायद ही कोई उससे कानून तोड़ने संबंधित नैतिकता का प्रश्न उठाएगा।
उस बच्चे का जीवन बचाने के लिए डॉक्टरी सहायता उपलब्ध न कराना सिद्धांत के खिलाफ होगा, फिर चाहे इसके लिए ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना ही क्यों न पड़े। कानून न्यूनतम पैमाने तय करता है, जबकि नैतिकता और मूल्य इस पैमाने से काफ़ी आगे जाते हैं। नैतिकता और मूल्य निष्पक्षता और न्याय पर आधारित हैं। ये लोगों को खुश या नाखुश करने के लिए नहीं है। ये लोगों की ज़रूरतों और अधिकारों का सम्मान और इज्जत करने के लिए है। जीवन का उद्देश्य। इच्छाएं कई तरह की होती हैं। सफल होने की इच्छा, अपनी खुशी की एक कीमत पर भी अपना कर्तव्य निभाने की इच्छा, मकसद पाने की इच्छा, जीवन को अर्थ देने की वाली किसी चीज़ के लिए मर मिटने की इच्छा, अपनी आत्मा को बेचकर सारी दुनिया हासिल कर भी ले तो उसका क्या फ़ायदा है। एक उद्देश्यहीन जीवन जीते जी मरने के समान है। आपका उद्देश्य क्या है? क्या आपके पास कोई उद्देश्य है भी? उद्देश्य लगन पैदा करता है। एक उद्देश्य पाइए या बनाइए, फिर उसे लगातार लगन और एवं दृढ़ता से पूरा कीजिए। हर रोज खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं जीवन में अपने उद्देश्य के करीब पहुंच रहा हूं? क्या मैं दुनिया को रहने लायक एक बेहतर जगह बना रहा हूं? अगर जवाब ना है तो मैंने आज अपने जीवन का एक दिन बर्बाद कर दिया। जिंदगी हमें उसी हिसाब से देती है जिस हिसाब से हम उसे देते हैं। हम जीवन में अपने उद्देश्य जितनी जल्दी ढूंढ लें उतना ही अच्छा है। ऐसा लगता है कि जीवन में उद्देश्य खोजने की अनंत तलाश ही सबसे बड़ी चुनौती है। यह सिर्फ व्यक्ति के साथ ही नहीं, बल्कि हमारे परिवारों, संगठनों और देश के साथ भी होता है। एक बार हमारा उद्देश्य और नैतिक मूल्य साफ हो जाएं, तो व्यक्तिगत फायदों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच के संघर्ष में एक नैतिक संतुलन आ जाता है। हम जागरूक हो जाते हैं कि हमें कब दृढ़ता से खड़े होना है। तब हम फौरन फ़ायदा हासिल करने के लिए गलत फैसले करने के बजाय दूर के फ़ायदे की सोच कर सही फैसले करने लगते हैं। समझदारी और परिपक्वता से बड़े मुद्दों के बारे में बेहतर समझ पैदा होती है। पढ़ो ऐसे कि जैसे तुम्हें सादा जीना है, जियो ऐसे कि जैसे तुम्हें कल ही दुनिया से चले जाना है। महात्मा गांधी। दूसरों की मदद किए बिना हम अपनी मदद नहीं कर सकते हैं। दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए बिना हम खुद को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। दूसरों को खुशहाली दिलाए और बगैर हम खुद खुशहाल नहीं हो सकते हैं। जेनेट कोल ने एक बार कहा, मुझे ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो साधारण स्तर से संतुष्ट हो, तो मैं तुम्हें ऐसा व्यक्ति दिखाऊंगी जिसकी किस्मत में असफल होना लिखा है। जिंदगी तमाशबीनों का खेल नहीं है। हम चुपचाप बैठकर कुछ होते हुए नहीं देख सकते। जिंदगी को सार्थक बनाने के लिए एक उद्देश्य को खोजना और उसे पाने की कोशिश करना होता है। उद्देश्य के साथ जीना। हम सभी इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजे गए हैं। हम इस विशाल तस्वीर का एक हिस्सा हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जीवन में अपने उद्देश्य को खोज या पहचान पाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ जीते हैं और अपने समय को सार्थक बनाने के बजाय अपने दिन गिनते रहते हैं। डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार पूछा गया, हम यहाँ क्यों आए हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, अगर दुनिया एक एक्सीडेंट की देन है तो हम भी एक्सीडेंट की देन है। अगर दुनिया के होने का कोई मकसद है तो हमारे होने का भी कोई मकसद है। और वे आगे बोले, मैं भौतिक विज्ञान को जितना ही पढ़ता हूँ उतना ही आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ खिंचता जाता हूँ। मैं उस काम में असफल होना पसंद करूँगा जो आखिर में सफल होगा, बजाय उस काम में सफल होने के जो आखिर में असफल होगा। हम अपने जीवन मूल्य कहाँ से सीखते हैं?
मैंने हाल ही में एक ऐसे शिक्षक के बारे में पढ़ा जो टीनेक न्यू सर्जी अमेरिका में हाई स्कूल स्तर के छात्रों को जीवन मूल्यों के बारे में पढ़ा रहे थे। क्लास की एक लड़की को $1000 से भरा पर्स मिला था और लड़की ने यह उसके मालिक को दे दिया। शिक्षक ने छात्रों की राय जाननी चाहिए। क्लास के हर छात्र ने उस लड़की को बेवकूफ़ बताया। ज़्यादातर छात्रों का यह मानना था कि अगर कोई अपने सामान के प्रति लापरवाह है तो उसे इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए। जब शिक्षक से पूछा गया कि उसने बच्चों से क्या कहा तो उसने जवाब दिया, मैंने कुछ भी नहीं कहा। अगर मैं उन्हें यह बताऊं कि क्या सही और क्या गलत तो मैं उनका काउंसलर नहीं माना जाऊंगा। मैं अपने विचार उन पर नहीं लाद सकता। अगर हम नैतिकता अपने माँ बाप और शिक्षकों से नहीं सीखेंगे तो फिर किससे सीखेंगे? और जब वे हमें नैतिक शिक्षा नहीं देते तो हम उन्हें अनजाने ही टेलीविज़न और दूसरे गलत जरियों से सीखने लगते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इससे समाज में गंदगी फैल जाती है। ऊपर जिस शिक्षक का उदाहरण दिया गया है वह न केवल विकृत जीवन मूल्यों वाला और गैर जिम्मेदार है बल्कि उसे हमारे बच्चों को पढ़ाने का भी हक नहीं है। जीत और विजेता में फ़र्क। जीत और विजेता में क्या फ़र्क है? जीतना एक घटना है, विजेता होना एक भावना है। विजेता जीत को अपने सिद्धांतों के तराजू पर तौलते हैं। 3 प्रेरक विजेता। ओलंपिक में भाग लेना जीवन की एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। लॉरेंस लेमिएक्स ओलंपिक में नाव की रेस के दौरान मुसीबत में फंसे अपने एक प्रतियोगी की मदद करने के लिए रुक गए। सारी दुनिया देख रही थी। अपने जीतने की इच्छा से ज़्यादा दूसरे के जीवन की रक्षा करने को उन्होंने प्राथमिकता दी। हालांकि वे नौका दौड़ में नहीं जीते, फिर भी विजेता थे। सारी दुनिया के राजा और रानियों ने उनका सम्मान किया क्योंकि उन्होंने ओलंपिक की भावना को जीवित रखा। रूबेन गोंजालेस रॉकेट बॉल की विश्व चैंपियनशिप मैच खेल रहे थे। फाइनल खेल में मैच पॉइंट पर गोंजालेस ने एक बहुत अच्छा शॉट खेला। रेफरी और लाइन्समैन दोनों ने उनके शॉट को सही बताया और उन्हें विजेता घोषित कर दिया। मगर गोंजालेस ने थोड़ा रुकने और हिचकने के बाद पीछे मुड़कर अपने प्रतिद्वंदी से हाथ मिलाते हुए कहा, शॉट गलत था। नतीजा यह हुआ कि वे सर्विस हार गए और मैच भी। हर कोई हैरान रह गया। कौन सोच सकता था कि एक खिलाड़ी जिसके हक में सारी बातें हों हार को इस तरह गले लगा लेगा। जब पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो गोंजालेस ने जवाब दिया, अपने ज़मीर को बनाए रखने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता था। वह मैच हार गए लेकिन फिर भी एक विजेता थे। कुछ सेल्समैनों के एक ग्रुप ने मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाते समय अपने परिवार वालों से कहा कि वे शुक्रवार की रात को खाने के समय तक आ जाएंगे। लेकिन जैसा कि इस तरह के दौरों में होता है, एक के बाद एक काम होने की वजह से मीटिंग निश्चित समय पर ख़त्म नहीं हो सकी। उन्हें देर हो चुकी थी और उन्हें जहाज़ पकड़ना था। वे भागते भागते जहाज़ छूटने से कुछ ही मिनट पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे। टिकट उनके हाथों में थे और वे आशा कर रहे थे कि जहाज़ शायद अभी न उड़ा हो। इसी भाग दौड़ में उनमें से एक उस मेज से टकरा गया जिस पर फलों का एक टोकरा था। सारे फल इधर उधर बिखर गए और ख़राब हो गए, लेकिन उनके पास रुकने का समय नहीं था। वे दौड़ते रहे और जहाज़ के अंदर पहुंचकर उन्होंने चैन की सांस ली, सिर्फ एक को छोड़कर। उसने अपने साथियों से विदा ली और लौट आया। उसने जो कुछ देखा उससे उसे एहसास हुआ कि उसने बाहर आकर ठीक किया। वह उस गिरी हुई मेज के पास गया और उसने उस मेज के पीछे एक 10 साल की अंधी बच्ची को देखा जो रोजी रोटी के लिए फल बेचती थी। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि हमने तुम्हारा दिन खराब नहीं किया। उसने $10 जेब से निकालकर उस लड़की को दे दिए और कहा, यह तुम्हारा नुकसान पूरा कर देगा। इसके बाद वह चला गया। लड़की यह सब कुछ तो देख ना सकी, लेकिन दूर जाते कदमों की धीमी पड़ती आवाज़ को सुनकर उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, क्या आप भगवान हैं? उस सेल्समैन का जहाज़ तो छूट गया,
लेकिन क्या वह विजेता नहीं था? यकीनन था। कोई बिना मेडल के भी विजेता हो सकता है। यदि जीत को सही नज़रिए से न देखा जाए तो वह मेडल जीतने के बाद भी हारा हुआ हो सकता है। जीत एक घटना है, विजेता होना एक भाव। 3 लोग मैराथन रेस में अन्य सैकड़ों लोगों के साथ दौड़े। मेडल किसी चौथे ने जीता। इसका क्या मतलब यह हुआ कि वे 3 लोग हार गए थे? हरगिज नहीं। उन तीनों ने अलग अलग वजहों से रेस में भाग लिया था। पहले ने अपनी क्षमता आजमाने के लिए रेस में भाग लिया था और उसने आशा से अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरा अपने पिछले प्रदर्शन को बेहतर बनाना चाहता था और उसने वैसा ही किया। तीसरे ने कभी मैराथन में भाग नहीं लिया था। उसका उद्देश्य था रेस में भाग लेना और उसे पूरा करना, और उसने किया भी। इससे हमें क्या पता चलता है? वे तीनों अलग अलग उद्देश्य लेकर दौड़े और तीनों विजेता रहे, चाहे उनमें से किसी ने भी मेडल ना जीता हो। जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा है, किसी सम्मान के योग्य होते हुए भी उसे ना पाना अयोग्य होकर उसे पाने से बेहतर है। सही सम्मान सम्मानित होने की योग्यता में है, ना कि सम्मान पाने की। अगर जीतना ही एकमात्र उद्देश्य हो तो इंसान अपने मन की उस अंदरूनी खुशी से महरूम हो जाता है जो किसी अच्छे काम को करने की वजह से पैदा होती है। जीतने से ज़्यादा ज़रूरी इज्जत और सम्मान के साथ जीतना और उस जीत के काबिल होना है। बेईमानी की जीत से सम्मान के साथ हार अच्छी है। सम्मान पूर्वक हारना दिखाता है तैयारी में कमी, लेकिन बेईमानी की जीत दिखाती है चरित्र में कमी। जब किसी इंसान को यह पता हो कि कोई नहीं जान पाएगा कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया, तब वह क्या करता है। इसी बात से उसके चरित्र की असली पहचान होती है। कोई भी जीत इस योग्य नहीं कि उसके लिए ज़मीर से समझौता करके झटपट कामयाबी दिलाने वाले गलत रास्तों को अपनाया जाए। ट्रॉफी तो आप भले ही जीत लें, लेकिन यह जानते हुए कि वह सच्चाई से नहीं जीती गई है, उससे आपके मन को खुशी कभी नहीं मिलेगी। एक ट्रॉफी जीतने से ज़्यादा अहम बात है एक अच्छा इंसान होना। विजेता हर दिन यह सोचकर जीते और काम करते हैं कि यह उनके जीवन का आखिरी दिन है, क्योंकि इनमें से कोई एक दिन हमारा आखिरी दिन होगा और हम नहीं जानते कि वह दिन कौन सा होगा। जब वे इस दुनिया से जाते हैं तो वे एक विजेता की तरह जाते हैं। कई बार जीत से ज़्यादा हार में विजय होती है। माइकल डी मॉन्टेग्न। विजेता उदार होते हैं। याद रखिए, विजेता उदार होते हैं। वे कभी अपने बारे में डींग नहीं हाँकते। वे अपने साथी और विपक्षी खिलाड़ियों दोनों का पूरा सम्मान देते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। सफल होना तो बहुत से लोग जानते हैं, पर सफलता को संभालना कम ही लोग जानते हैं। सफलता का ब्लूप्रिंट। हम दुनिया भर में कई संगठनों और आम लोगों के लिए एक 3 दिन की सेमिनार आयोजित करते हैं जिसका नाम है ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस। दुनिया के बहुत से संगठनों के लिए यह सेमिनार खास तौर पर उनमें काम करने वालों के लिए आयोजित की जाती है और आम लोगों के लिए यह खुले तौर पर आयोजित की जाती है। यह इस सिद्धांत पर आधारित होती है, जीतने वाले अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। यह सिद्धांत इस सोच के जवाब में आया, जीत ही सब कुछ है। इस बाद वाली फिलॉसफी को मानने वाले की निष्ठा पर मुझे शक होता है। यह किलर इंस्टिंक्ट का गलत मतलब देती है। अगर आप किसी राह चलते इंसान से पूछें किलर इंस्टिंक्ट का मतलब क्या है, तो ज़्यादातर लोग यही जवाब देंगे, जैसे भी हो आपको जीतना है, रास्ता चाहे टेढ़ा हो या सीधा। यह किलर इंस्टिंक्ट नहीं बल्कि पूरी बेईमानी है। एक अच्छे खिलाड़ी के लिए किलर इंस्टिंक्ट का मतलब है, नंबर 1, आप 100% नहीं बल्कि 200% मेहनत करें और कोशिश करें। नंबर 2, जीत के लिए विपक्षी की गलती का फ़ायदा उठाएं। विपक्षी की गलती का फ़ायदा न उठाना मूर्खता है, लेकिन जीत के लिए खेल के नियमों को तोड़ना, उल्लंघन करना किलर इंस्टिंक्ट नहीं, सरासर बेईमानी है।
गलत ढंग से हासिल की गई जीत थोड़े समय की सफलता तो दे सकती है, मगर मन की संतुष्टि नहीं। सच्चाई यह है कि जिंदगी प्रतियोगिता है और हम सभी को इसमें भाग लेना है। वास्तव में प्रतियोगिता भाग लेने वालों को और बेहतर बनाती है। इनमें कोई शक नहीं कि उद्देश्य तो जीतना होता है, मगर यह जीत ईमानदारी, उदारता, स्पष्टता और खेल के नियमों के अनुसार हासिल की जानी चाहिए। विजेता कदमों के निशान छोड़ जाते हैं। महान लोग अपनी पहचान पीछे छोड़ जाते हैं। विजेता इस बात को महसूस करते हैं कि कोई अकेला ही कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। हालांकि चैंपियनों को मेडल मिलते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उनकी सफलता के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, जिनके बिना यह सब कुछ संभव नहीं हो पाता। इनमें शामिल होते हैं शिक्षक, माँ बाप, कोच, प्रशंसक और उनके सलाहकार। जिन लोगों ने कामयाबी हासिल करने में हमारी मदद की है, हम उनका कर्ज पूरी तरह कभी नहीं चुका सकते। उनके प्रति थोड़ा सा आभार केवल आने वाली पीढ़ी की मदद करके जताया जा सकता है। विजेता के पास अपना आभार जताने का एक ही रास्ता है कि वह आने वाली पीढ़ियां का सही मार्गदर्शन करें। यह कविता इस बात को साफ जाहिर कर देती है। रास्ता बनाने वाला। एक बुजुर्ग जो एक सुनसान सड़क पर जा रहा था, शाम होते होते ठंडा और ठिठुरता पहुंचा। एक लंबे, गहरे और चौड़े दर्रे के करीब, जिसके अंदर तेज पानी बह रहा था। बुजुर्ग ने शाम के धुंधलके में उसे पार किया। पानी की धारा से उसे कोई डर नहीं लगा, मगर वह पीछे मुड़ा सुरक्षित पार करने के बाद और उन लहरों के आर पार एक पुल बनाया। ओ बुजुर्ग, एक साथी यात्री ने उसे पुकारा, तुम इसे बनाने में बेकार मेहनत कर रहे हो। तुम्हारी यात्रा दिन के ढलते ही खत्म हो जाएगी और फिर तुम इस रास्ते से नहीं गुजरोगे। तुमने इस चौड़े और गहरे दर्रे को पार कर लिया है, तुम इस धारा पर पुल क्यों बना रहे हो? उस बुजुर्ग ने अपने सिर को उठाकर कहा, प्यारे दोस्त, जिस रास्ते से मैं आया हूँ, उस राह में मेरे पीछे आ रहा है एक नौजवान, जिसे यहीं से गुजरना है। यह दर्रा जो मेरे लिए मुश्किल लग रहा है, उस सजीले नौजवान के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। उसे भी शाम के धुंधलके में पार करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, मैं यह पुल उस नौजवान के लिए बना रहा हूँ। विल एलन ड्रमगुले। सुकरात ने प्लेटो को शिक्षा दी, प्लेटो ने अरस्तु को पढ़ाया, अरस्तु सिकंदर महान के शिक्षक बने। ज्ञान अगर एक से दूसरे को हासिल ना हुआ होता तो वह मर चुका होता। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक ऐसी विरासत देना है जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। बदलते जीवन मूल्य। आज के सिद्धांत। बदलाव निश्चित है, हम इसे पसंद करें या ना करें, वह होगा ही। हम इस मैं वाली पीढ़ी और हालात के अनुसार बदलते मूल्यों की सोच को बहुत देख चुके हैं। इसकी वजह से मजबूत समाजों को भी नुकसान उठाना पड़ा है। मैं वाली पीढ़ी के लोग पकड़ में आ चुके हैं, पर उन्हें गलती का नहीं बल्कि पकड़े जाने का दुख है। 1958 के एक सर्वे में कुछ हाई स्कूल के प्रिंसिपलों से यह सवाल पूछा गया, आपके छात्रों को खास समस्याएं क्या हैं? उनका जवाब था, होमवर्क ना करना, संपत्ति का महत्व ना समझना, जैसे कि किताबों को फेंक देना, बत्तियां जली और खिड़की दरवाजे खुले छोड़ देना, क्लास में मुंह से थूक के बुलबुले निकालना, कमरों में भाग दौड़ करना। उसी सवाल को 30 साल के बाद 1988 में पूछा गया। जवाब आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल अलग थे। आज के हाई स्कूल के छात्रों की मुख्य समस्याएं हैं गर्भपात, एड्स, बलात्कार, नशीली दवाएं, स्कूल में हिंसा की वजह से मौत और हत्या का डर, बंदूकों और चाकुओं का आतंक। पुराने मूल्य मिट नहीं सकते। कोई भी देश साझा विश्वासों और उसके नज़रिए की वजह से संगठित रहता है। इन्हीं की वजह से उस देश के लोगों को किसी भी समाज को परेशान करने वाले संघर्षों से उबरने की शक्ति मिलती है और इन्हीं की वजह से किसी देश को उसका
स्वर, आकार, निष्ठा, नैतिक स्वरूप और सहन शक्ति प्राप्त होती है। जॉन गार्डनर। कुछ लोग जिम्मेदारी, निष्ठा, वचनबद्धता और देशभक्ति जैसे नैतिक मूल्यों को पुराना समझते हैं। ये नैतिक मूल्य पुराने हो सकते हैं, मगर इनका महत्व कभी खत्म नहीं हो सकता। वे समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और हमेशा कायम रहेंगे, चाहे न्यूयॉर्क हो, नई दिल्ली हो या न्यूजीलैंड हो। इन मूल्यों का अर्थ सब जगह एक सा ही है। ये सर्वव्यापी होते हैं। मुझे इतिहास के किसी ऐसे दौर या संस्कृति के बारे में नहीं पता जिसने इन मूल्यों का सम्मान न दिया हो। आज नैतिक मूल्य काफ़ी नीचे गिर चुके हैं। किसी समाज में अनैतिकता और नाइंसाफ़ी से निराशा जन्म लेती है। अनैतिक आनंद की तलाश में रहने वाले लालची और अविवेकी लोगों पर दृढ़ नैतिक चरित्र वाले लोगों द्वारा अंकुश लगाया जाना जरूरी है। बदलाव के इस दौर में हम अपने रास्ते से भटक गए हैं। जिस समाज ने अपने नैतिक मूल्यों को खो दिया है, वह विनाश की ओर बढ़ रहा है। इतिहास गवाह है कि जिस समाज के नैतिक मूल्य गिरे, वह समाज भी गिर गया। लगभग 50-60 साल पहले अमेरिका जबरदस्त मंदी के दौर से गुजर रहा था। उसकी 1/3 दौलत कुछ ही महीनों में बर्बाद हो चुकी थी। उत्पादन में 77% की गिरावट आ गई थी। 1/4 मजदूर बेकार हो गए थे। कई शहरों में स्कूल चलाना भी मुश्किल हो गया था। न्यूयॉर्क के 20% स्कूली छात्र पोषण की कमी के शिकार हो चुके थे। एक समय तो 3,40,00,000 आदमी, औरत और बच्चे बगैर किसी आमदनी के थे। धड़ाधड़ बंद होते होटलों, बैंकों और भुखमरी के उस मुश्किल दौर के बीच भी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अपने राष्ट्र के लोगों से रेडियो पर कहा, ईश्वर का शुक्र है कि हमारी मुश्किलें सिर्फ भौतिक और सांसारिक चीज़ों को लेकर हैं। अच्छाई क्या है? अगर हम एक सर्वे करें और लोगों से पूछें क्या आप अच्छी हैं, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ। उनसे पूछें कौन सी चीज़ उन्हें अच्छी बनाती है, तो जवाब होगा मैं धोखा नहीं देता इसलिए मैं अच्छा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता इसलिए मैं अच्छा हूँ, मैं चोरी नहीं करता इसलिए मैं अच्छा हूँ। अगर आप ऊपर दिए गए जवाबों को जांचें और परखें तो पाएंगे कि उनमें ज़्यादा दम नहीं है। उस आदमी के बारे में सोचें जो कहता है मैं धोखा नहीं देता। इसका सिर्फ यही मतलब है कि वह धोखेबाज नहीं है। और वे लोग जो कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते और चोरी नहीं करते, इसका मतलब सिर्फ यही है कि वे झूठे और चोर नहीं हैं। मगर इतनी सी बात से वे अच्छे नहीं बन जाते। एक इंसान अच्छा तब बनता है जब वह वास्तव में अच्छे काम करता है, ना कि तब जब वह गलत काम नहीं करता। नैतिक मूल्यों वाला व्यक्ति वही होगा जिसमें निष्पक्षता, दया, साहस, निष्ठा, दूसरों के भाव समझने की क्षमता, विनम्रता, तहजीब और वफादारी जैसे गुण होंगे। इन खूबियों वाले इंसान अच्छे क्यों माने जाते हैं? इसलिए कि ऐसे लोग ही भरोसेमंद होते हैं, न्याय के लिए खड़े होते हैं, ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, अपनी और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाते हैं। अच्छाई को हर रूप में पहचानने के लिए खास पैमानों और मानदंडों की ज़रूरत पड़ती है। ये मानदंड नैतिक, कानूनी या दोनों ही तरह के हो सकते हैं। नैतिक मानदंड गलत और सही और इन दोनों के बीच के धुंधलके भरे क्षेत्र के बारे में हमारी समझ को साफ करते हैं। वे बताते हैं कि क्या सही है और क्या ज़्यादा सही है, क्या बुरा है और क्या ज़्यादा बुरा है। हमारी नैतिकता का स्तर कितना ऊंचा है? अगर हालात ऐसे हों तो आप क्या करेंगे? आपको मालूम है कि आपके घर और रेलवे स्टेशन के बीच का किराया 64 रुपये है। आप पहले भी इतना ही दे चुके हैं और आप जानते हैं कि यही सही किराया है, मगर इस बार आपका टैक्सी ड्राइवर केवल 32 रुपये मांग रहा है। अब आप क्या करेंगे? आप किसी होटल में खाना खा रहे हैं और आपने 4 चीज़ें मंगवाई। बैरा चारों चीज़ें लाया मगर गलती से उसने 3 ही चीज़ों का बिल बनाया। आप क्या करेंगे? आपका सबसे अच्छा दोस्त आखिरी सांसें ले रहा है और आप जीवन बीमा के एजेंट हैं। वह 1 लाख रुपए का बीमा कराना चाहता है।
किसी को पता नहीं और ना ही किसी को मालूम होगा कि आपका दोस्त मरने वाला है, क्या आप उसे पॉलिसी बेचेंगे? नैतिकता को कानूनी शक्ल नहीं दी जा सकती। ऊपर बताए गए हालात में आप अपने बच्चों को क्या सलाह देंगे, और जो सलाह देंगे क्या आप अपने जीवन में खुद भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं? हमें नैतिकता की शिक्षा जन्म के साथ ही मिलने लगी है और वह जीवन भर साथ देती है। क्या हम अपना नैतिक व्यवहार बदल सकते हैं? हाँ, हमें नैतिक प्रशिक्षण की ज़रूरत है। नैतिकता को कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं? लालच, डर, दबाव। किसी अनैतिक काम को यह कहकर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि उसे दबाव में किया गया है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि निष्पक्ष व्यवहार का मतलब समानता का व्यवहार नहीं होता। व्यापार में नैतिकता और अनैतिकता का असर हर व्यवसाय में झलकता है। लालची डॉक्टर बिना ज़रूरत के जांच और सर्जरी करते हैं। वकील सच को तोड़ते मरोड़ते हैं। माँ बाप और बच्चे दोनों सफ़ेद झूठ बोलते हैं। अकाउंटेंट और सेक्रेटरी अक्सर गलत रिपोर्ट बनाते हैं। जब हम अपने आसपास के लोगों को धोखा देते हैं तो सबसे बढ़कर हम खुद को धोखा देते हैं। दरअसल उस समय हम खुद धोखा खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम सब दूसरों को धोखा देते हैं तो सोचने लगते हैं कि दूसरे भी हमें धोखा देंगे। नतीजे के तौर पर हमारा नज़रिया सुबह से भरा और निराशावादी हो जाता है। समृद्धि और खुशहाली जिम्मेदारियां लाती हैं। हम नैतिक और सामाजिक मूल्यों को नष्ट करके उद्योग धंधों और देश के बुनियादी ढांचों का निर्माण नहीं कर सकते। नैतिक नियमों को ना मानने के नतीजे भी वैसे ही होते हैं जैसे कि कानूनी नियमों को ना मानने के होते हैं। कुछ लोग कभी भी नैतिकता का पालन नहीं करने वाले बनेंगे। वे सोचते हैं कि उन्होंने आसान रास्ता चुना है, मगर सच तो यह है कि यह रास्ता कठिन है। ग्राहकों को उचित सेवा न देकर क्या आप खुद का सामना कर पाएंगे? क्या अपने बच्चों के सामने इस बात की डींग हाँक कर आपको गर्व होगा? क्या आप अच्छा महसूस कर पाएंगे? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपका व्यवहार अनैतिक है। स्वाभिमान और हास्य प्रियता आपको सही रास्ते पर बनाए रख सकते हैं। निष्कर्ष, लोग श्रेष्ठता का स्तर क्यों नहीं हासिल कर पाते? इसका सबसे बड़ा कारण दूरअंदेशी की कमी है। हमें अपनी नज़र मुमकिन कामों से भी आगे ले जानी चाहिए। आज हम जो कुछ भी देखते हैं वास्तविकता बनने से पहले वह एक सपना ही था। जिंदगी को उत्साह, सही दिशा और सही उद्देश्य के साथ जिएं। क्या आपका कोई सपना है? अगर है तो क्या है? क्या आपकी ज़िंदगी का हर दिन आपको अपने उद्देश्य के नज़दीक ले जा रहा है? नाकामयाब लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। वे आपको सफलता पाने के बारे में गलत सलाह देंगे। सलाह लेनी ही हो तो कामयाब लोगों से लीजिए। जहाँ दूरअंदेशी 1 साल के लिए हो तो फूल लगाइए। जहाँ दूरअंदेशी 10 साल के लिए हो तो पेड़ लगाइए। जहाँ दूरअंदेशी अनंत काल के लिए हो तो लोगों का विकास कीजिए। एक प्राचीन कहावत। याद रखिए, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। शिव खेड़ा।